Hello my dear class 10th, how are you? I hope you all will be fine guys. So this is the second explanation of the chapter number 3rd. Okay, और इस एक्सप्लेनेशन पे अपन लोग चैप्टर नंबर 3rd को मेटल और नॉन मेटल के हर एक एक्सपेक्ट से उसको कंप्लीट कर देंगे. तो चलिए विदाउट एनी वेट शुरू करते हैं. सो दिस इज़ योर आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल. इसमें से जुड़ सकते हैं आप लोग, दैट इज़ वेबसाइट, इसमें से भी जुड़ सकते हैं आप लोग. आगे बढ़ते हैं. ओके, यहाँ पास बात कर रहे थे अपन लोग. यस, हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट. कैसे एक मेटल और नॉन मेटल जो है आपस में रिएक्ट करते हैं, इसके बारे में हमें बात करनी है. ओके, तो देखिए, अ मेटल लॉस इलेक्ट्रॉन एंड बिकम पॉजिटिव आयन, सो दे आर कॉल्ड द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट. ओके, तो यहाँ जो हमें ध्यान रखने वाली बात है वह इन दो मैटर पे अपन लोग चर्चा करेंगे. दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. ओके, तो ऐसे मेटल जिनके पास ये कैपेबिलिटी होती है कि वह अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दें, और यदि इस तरीके से वो काम करते हैं तो ऐसे एलिमेंटों को, ऐसा मेटलों को हम इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बोलते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल बोलते हैं. ओके, बात दूसरा इसके अपोजिट कैटेगरी, दैट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. किनको? ऐसे इलेक्ट्रॉन या ऐसे नॉन मेटल जिनके पास ये प्रॉपर्टीज होती है कि वह एक इलेक्ट्रॉनों को गेन कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनों को ले सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं. और एलिमेंट की यही बिहेवियर आपकी क्या कहलाती है बच्चों? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. ओके, तो देखिए एग्जांपल के तौर पर देखेंगे हम. The atomic number of the sodium is 11. Its electronic configuration is 281. It has one valence electron. It's lost single electron to form a sodium plus ion. Okay, तो आपको पता होना चाहिए कि that is a nucleus. न्यूक्लियस के चारों ओर सेल्स रहते हैं. इन सेल को बोला जाता है K, L, that is M, और इसके बाद जो बनेगा वो N होगा. तो ये जो, यदि मैं बात करूँ सोडियम की, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11. तो जो फर्स्ट सेल रहता है दैट मीन्स के सेल, यहाँ आपके 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं. एल सेल में आपका, एल सेल वाला यही है ना, यस, एल सेल में आपके 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और फिर से एम सेल में आपका 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं. ओके, ये इस तरीके से क्रम इनका चलता रहता है. बट सोडियम के केस में क्या है, 2, 8 और 1 का भरेगा, इसलिए क्योंकि इतना में आकर के उसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर कंप्लीट हो जाता है. तो जो एल सेल है वहाँ केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे. अब इसके लिए सहूलियत ये है, इसके पास लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है. इसको स्टेबल रहने के लिए 7 और इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है, किसको? सोडियम को. तो इसके लिए सहूलियत ये है कि इसके पास जो 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो रहा है उसको वह डोनेट कर दे. तो मेटल के कैटेगरी में नॉर्मली ऐसे होते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनों को लॉस करने की कैपेबिलिटी इसमें ज़्यादा होती है, वह गेन नहीं करते. नॉन मेटल जो होते हैं उनके पास ये कैपेसिटी होती है, उनके पास ये प्रॉपर्टीज़ होती है कि वह इलेक्ट्रॉनों को गेन कर पाएँ. ओके, तो इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए अपन लोग नॉन मेटल का एग्जाम्पल लेंगे, दैट इज़ again electron and the become the negative ion, so that called the electronegative element. जैसे कि क्लोरीन का यदि हम देखें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज न्यूक्लियस, के सेल, एल सेल, एम सेल, इतने में आ जाएगा. सोडियम का एटॉमिक नंबर, सॉरी नॉट अ सोडियम, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर दैट इज 17. कैसे डिवाइड होंगे? फर्स्ट में के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तीसरे एल में 7 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, और ये पूरा 17 हो जाते हैं, 17 कंप्लीट हो गए. लेकिन अभी आप देखोगे कि जो क्लोरीन का एल सेल है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन है और इसको 8 कंप्लीट करना है ताकि यह स्टेबल हो सके. तो इसके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि 1 इलेक्ट्रॉन किसी से वापस ले ले, किसी से गेन कर ले और अपने आप को स्टेबल कर पाए. ओके, तो ये इस तरीके के जो बिहेवियर जिनमें इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी होती है उनको हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट बोलते हैं. और ऐसा इलेक्ट्रॉन या मेटल एलिमेंट जिनके पास इलेक्ट्रॉन देने की मतलब रिलीज करने की कैपेबिलिटी होती है उसको हम इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एलिमेंट भी बोलते हैं. ओके, बात समझ में आई? आगे बढ़ेंगे बच्चों. यस, फॉर्मेशन ऑफ द सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल, सोडियम क्लोराइड आयनाइड कंपाउंड कैसे बनेंगे? देखिए, सोडियम के पास मैंने बोला 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, ये रिलीज करेगा. इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन रहते हैं लास्ट में, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पास है, 6 इलेक्ट्रॉन को दिखाया गया, 1 इलेक्ट्रॉन ये, दोनों जब कंबाइन होंगे तब Na+ बना लेगा. इसलिए Na+ बना लेता ही क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है. प्लस का मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन ये रिलीज कर दिया, और ये वाले डॉट का मतलब होगा कि 1 इलेक्ट्रॉन किसी से, ओके, 2, 4, 6 एक साथ 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले रहा है. तो देखिए
ये इस फॉर्म पे था, एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा था, अब इसमें आकर के कंबाइन हुआ तो आपकी ये रेक्टेंगल स्क्वायर लाइक स्ट्रक्चर दिखाया गया, जिससे ये साबित होता है कि इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से लिया है और ये सोडियम क्लोराइड कंपाउंड बना लेता है। ओके, आसानी से आप लोग इसको इस तरीके से समझिए कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होंगे, 2 at 1 का होगा, एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है ये रिलीज करेगा। ओके, क्लोरीन के केस में क्या है, 17 है एटॉमिक नंबर, 287 का है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास कमी है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन जो रिलीज कर रहा है उसको आकर के अपने साथ में रख ले और दोनों जो है साथ साथ रहने लगे, आयनिक कंपाउंड बना करके रहने लगे। इस तरीके से सोडियम क्लोराइड आपका बनता है और वही बात आपके इसमें लिखी गई है। आगे बढ़ेंगे, एक और देखेंगे अपन लोग बच्चों, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ द मैग्नीशियम क्लोराइड कैसा है। तो सिम बात यहाँ भी सिंपल है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन 282 का होगा। ओके, तो जब 12 है तो सिंपल से मतलब 282 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास ज़्यादा है, तो इसके केस में भी ये क्या करे, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे, 2 इलेक्ट्रॉन ये रिलीज कर दिया। अब जब 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है और क्लोरीन के साथ में ऐड हो रहा है तो बात सही है कि MgCl2 बनेगा। क्यों? क्योंकि एक क्लोरीन तो केवल एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है और उसके पास तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं और साथ में रहना है, तो ऐसे केसेस पर क्लोरीन को ये ज़रूरत है कि वह 2 क्लोरीन किसके, एक ही मैग्नीशियम के साथ में रहें। ओके, तो यहाँ क्लोरीन का देखिए एक इलेक्ट्रॉन रख सकता है, इसी वजह से इसको 2 क्लोरीन की जरूरत पड़ेगी। इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, 287 का वो करता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करता है और इसको 8 कंप्लीट करने होते हैं इस टेबल के लिए। इसी वजह से अब देखिए मैं जो बोल रहा था, एक क्लोरीन ये है, दूसरा क्लोरीन ये है, जब 2 अलग अलग क्लोरीन है तो इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन रहेंगे लास्ट में, इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो इसको भी एक ज़रूरत है और ये वाले क्लोरीन को भी एक ज़रूरत है, और वो दोनों की भरपाई कौन कर सकता है, Mg। क्यों? क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। ओके, और इस तरीके से आपका MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड जो है बन के तैयार हो जाता है। ओके, मैग्नीशियम डाइक्लोराइड बन के तैयार हो जाता है। ओके, मिटा देते हैं। तो मैग्नीशियम क्लोराइड किस तरीके से बनती है, इसमें भी आप लोगों को दिक्कत नहीं जाना चाहिए, फॉर्मेशन पे खाली। आगे बढ़ेंगे बच्चों। ओके, आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है। आयनिक कंपाउंड के प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली द मीनिंग ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो सबसे पहले तो हमें ये ज़रूरत पड़ेगी कि आयनिक कंपाउंड का मतलब क्या होता है। So ionic compound are the compound formed by the transfer of electron from a metal to non-metal। मतलब इलेक्ट्रॉनिक कंपाउंड ये होंगे, ऐसे होंगे जिसमें जो मेटल है वह इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करता है मेटल टू द नॉन मेटल में। जैसे हम सिंपल सा बात ले सकते हैं इसके लिए, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या है, एक तरीके का आयनिक कंपाउंड है। इसको यदि हम पानी के साथ घोलें तो Na+ और Cl- में टूट जाते हैं। क्यों टूट जाते हैं? क्योंकि हमने वही पढ़ा है कि जो आयनिक कंपाउंड है वे ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इस वजह से प्लस चार्ज लगेगा और ये इलेक्ट्रॉन जा करके क्लोरीन के साथ में जुड़ जाएगा, इसी वजह से इसके साथ में माइनस चार्ज लग जाती है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं मेटल से लेकर के नॉन मेटल। तो जो सोडियम है वह मेटल हो गया और नॉन मेटल आपका क्लोरीन हो गया। आगे बढ़ेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या बच्चों? दे आर फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड आर मेड ऑफ आयन। मतलब ये तब बनते हैं जब इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो और जिनको हम आयन बोलते हैं। दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। नमक को देखोगे आप, सॉल्ट एक तरीके के क्रिस्टल फॉर्म पे रहता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड रहते हैं। नेक्स्ट देखिए, दे हैव हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। सिंपल मतलब है यदि क्रिस्टल फॉर्म पे रहेंगे तो सॉलिड है जनरली, और सॉलिड को मेल्ट करने के लिए या फिर बॉयल करने के लिए हाई टेम्परेचर और बॉइलिंग की हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। दे आर सॉल्युबल इन वाटर। ओके, नमक जो है सॉल्ट पानी में घुल जाता है, बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि आप बात करो पेट्रोल में और कैरोसिन में, इनमें ये नहीं घुलता। दे आर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी मॉल्टन स्टेट इन अ सॉल्यूशन। ओके, और साथ में जो आपका सॉल्ट वाटर है वह बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है। आपने 3 इडियट मूवी देखी होगी जिसमें उसका रैगिंग की जाती है इंजीनियरिंग कॉलेज में, और एक रूम के आगे कोई जो सीनियर्स हैं वह पेशाब करते हैं, तो पेशाब भी एक तरीके का क्या है, आप सॉल्ट वाटर है। ओके, तो उसको हम कह सकते हैं कि दैट इज़ अ सॉल्ट वाटर इज़ द बेस्ट कंडक्टर और गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। इसी वजह से सॉल्ट वाटर है क्या, अच्छे तरीके से इलेक्ट्रिसिटी का काम करता है, अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाता है। आगे बढ़ेंगे।
यस, दैट इज अक्रेंस ऑफ मेटल। मेटल मिलते कैसे हैं, इनको निकाला कैसे जाता है, इनको साफ कैसे किया जाता है, उसी की बात है। एक्चुअली इस बार के सिलेबस में ये वाला आपका हिस्सा कटा हुआ है, पर जब हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं तो मेरे ख्याल से हमें ऑल एक्सपेक्ट मतलब सारे चीज़ों को शामिल करते हुए इन चैप्टर को समझना चाहिए। ओके, क्या लिखा हुआ है? सम मेटल लाइक अ गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम आर फाउंड इन अ फ्री स्टेट इन द अर्थ क्रस्ट बिकॉज दे आर लीस्ट रिएक्टिव। मोस्ट मेटल आर फाउंड एज अ ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फाइड और हैलाइड्स के फॉर्म पर। ओके, तो बात सही है, आपको समझ में आना चाहिए। दैट इज अ अर्थ। अर्थ के 3 हिस्से होते हैं। ये सबसे अंदर वाला हिस्से को कोर बोला जाता है, बीच वाले हिस्से को मेंटल बोलोगे आप, ओके, और लास्ट वाले हिस्से को अर्थ क्रस्ट बोला जाता है। तो जितने भी मेटल हैं वह फ्री स्टेट में जो मिलने वाले मेटल हैं, जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनियम हो गया, ओके, तो ये आपके अर्थ क्रस्ट में ही मिल जाते हैं, मतलब ये लास्ट वाले हिस्से में ही मिल जाते हैं। गोल्ड दैट मीन्स जी, ए दैट मीन्स सिल्वर, ए जी, और आपका क्या हो गया पी दैट मीन्स प्लेटिनियम। ओके, ये और कुछ यदि ऐसे मेटल जो कि मोस्ट मेटल क्या होते हैं, ऑक्साइड के फॉर्म पर मिलते हैं। ऑक्साइड मतलब ऑक्साइड, उसमें कुछ गैंग मिले रहते हैं, कार्बोनेट के फॉर्म पर मिलते हैं, कुछ सल्फाइड के और कुछ हैलाइड के फॉर्म पर मिलते हैं। आगे बात करेंगे मिनरल्स की। मिनरल्स का क्या मतलब होता है? तो मिनरल्स ऐसे चीज़ हैं जो आपको अर्थ क्रस्ट में मिल जाते हैं। एक्चुअली बात ये है मिनरल्स की कि कोई भी मेटल हमें साफ सुथरी और इतना प्योर नहीं मिलता जितना हमारे पास तक पहुंच पाता है। उसमें बहुत सारे इम्प्योरिटीज़ रहते हैं, गैंग रहते हैं, जिनको हमें रिफाइनरिंग मेथड के थ्रू उनको अलग करना होता है, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के थ्रू उनको अलग करना होता है। ओके, देखिए, मिनरल्स आर द एलिमेंट और कंपाउंड। मिनरल्स जो होते हैं एक तरीके के एलिमेंट है और कंपाउंड में है जो नेचुरली मिलते हैं अर्थ क्रस्ट के अंदर। और क्या है? इज अ मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्ट प्रॉफिटेबली, मतलब और जो है ऐसे चीज़ हैं जिससे हो करके हमें मिनरल्स को अलग करते हैं। मतलब हमें प्योर नहीं मिलते मिनरल्स, वो जिसमें पाए जाते हैं उनको और से बोला जाता है, उनको इकट्ठा किया जाता है, रिफाइनरिंग में उन चीज़ों को अलग किया जाता है और उसकी इम्प्योरिटीज़ को बाहर निकाल दिए जाते हैं। गैंग क्या है? गैंग एक तरीके का इम्प्योरिटीज़ है जिसमें यदि आपको सोना मिल रहा है तो उसमें सोने के पत्थर होंगे, मतलब नॉर्मल पत्थर होंगे, ओके, मिट्टी के कण होंगे, बहुत सारी चीज़ें उसमें मिली रहती है जिसको हम इम्प्योरिटीज़ बोलते हैं। एक्सट्रैक्शन के लिए क्या है, किस तरीके से मेटल को हमें और से अलग करना है, तो इसके लिए कई मेथड प्रोसेस की जाती है। मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए अपन लोग और का 3 मेन स्टेप में कन्वर्ट करते हैं और 3 अलग अलग स्टेपों से इनको गुजारते हैं, तभी कोई मेटल हमारे तक पहुंच पाता, वो भी प्योर। वो 3 मेथड क्या है? फर्स्ट है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ऑर। देखते हैं अपन लोग कि जो ऑर है उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है। नेक्स्ट क्या है? रिडक्शन ऑफ द मेटल, दूसरा हो गया। थर्ड हो गया आपका रिफाइनरिंग, दैट मीन्स प्यूरिफिकेशन ऑफ मेथड। लास्ट बात करते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑर की, तो ये क्या है? इज द रिमूवल ऑफ द गैंग। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे जो गैंग है, इम्प्योरिटीज है, उनको बाहर किया जाता है, अलग किया जाता है। ओके, और इसके लिए अपन लोग डिफरेंट मेथड का यूज़ करते हैं, अलग अलग मेथड यूज़ करते हैं इम्प्योरिटीज़ को अलग करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, दैट इज़ अ गुड मैपिंग सिस्टम, आउटलाइन सिस्टम, जिसके थ्रू अपन लोग आसानी से समझ पाते हैं। हमने बोला कि जो मेटल है उसको 3 कैटेगरी में बांटिए। मेटल ऑफ द हाई रिएक्टिविटी, मतलब ऐसे मेटल जिनकी रिएक्टिविटी हाई है। मेटल ऑफ द मीडियम रिएक्टिविटी, ऐसे मेटल जिनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम और बहुत ज़्यादा भी नहीं है, मीडियम में है। और लास्ट होता है मेटल ऑफ द लो रिएक्टिविटी, मतलब ऐसे मेटल जिनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम हो। तो हाई रिएक्टिविटी मेटल के लिए अपन लोग इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस अपनाते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस क्या होता है इसके बारे में अपन लोग बात करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, नेक्स्ट स्लाइड में है आई थिंक। ओके, और उसके बाद प्योर मेटल को अलग कर लिया जाता है। आगे बढ़ेंगे अपन लोग बच्चों, दैट इज अ मेटल ऑफ द मीडियम। मीडियम जो रिएक्टिविटी रहती है उसके लिए 2 तरीके के प्रोसेस को अपनाया जाता है, दैट इज द कार्बोनेट और दूसरा होता है सल्फाइट और। कार्बोनेट और के लिए अपन लोग कैल्सिनेशन प्रोसेस अपनाते हैं और सल्फाइट और के लिए अपन लोग रोस्टिंग प्रोसेस अपनाते हैं। तो ये इन मेथडों के बारे में आपके जब कभी भी वीडियो आते हैं तो इनके सेपरेट वीडियो आएंगे अलग अलग कि कैल्सिनेशन मेथड कैसा होता है, रोस्टिंग मेथड कैसा होता है। एक्चुअली आपका क्लास 10th है और इसके बारे में ज़्यादातर चीज़ें आपके बारे बुक में नहीं दी गई हैं। ओके, कैल्सिनेशन प्रोसेस क्या है और रोस्टिंग। तो ऐसे जो मेटल जो मीडियम रिएक्टिविटी के होते हैं जिसमें कार्बोनेट और पाए जाते हैं और सल्फाइट और उसके साथ मिले रहते हैं, उनके प्यूरिफिकेशन के लिए इन 2 मेथड का यूज़ किया जाता है। ऑक्साइड ऑफ मेटल्स किस तरह रिमूव किया जाता है, रिडक्शन ऑफ द मेटल, और उसके बाद रिफाइनरिंग के थ्रू किस तरीके से इसको अलग किया जाता है। मेटल ऑफ द लो रिएक्टिविटी में आ जाते हैं आपका गोल्ड, जिनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम होती है। ओके, तो उनको अलग करने के लिए सल्फाइड और उसके थ्रू रोस्टिंग प्रोसेस अपनाई जाती है और मेटल को अलग कर लिया जाता है और रिफाइनरी में साफ़ सुथरी कर ली जाती है। तो ओके, मेरे ख्याल से आउटलाइन वाला डायग्राम भी आपको आसान लगा होगा। ये वो है मेटल को किस तरीके से अलग करना है, किस तरीके के जो इम्प्योरिटीज़ मिले रहे हैं तो उनको किस प्रोसेस के थ्रू हमें आगे बढ़ना है, इसके बारे में ये चीज़ें दी गई थी। आगे बढ़ेंगे। यस, क्या दिया हुआ है? एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल लो इन द एक्टिव
एक्टिविटी सीरीज। तो क्या है, मेटल विच आर लो इन द एक्टिविटी सीरीज, मतलब ऐसे मेटल जिनकी रिएक्टिविटी सीरीज कम हो, कैन बी रिड्यूस टू द मेटल, उनको रिड्यूस किया जा सकता है टू द मेटल से बाय हीटिंग प्रोसेस के थ्रू, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट मीन्स रोस्टिंग। रोस्टिंग प्रोसेस के थ्रू ऐसे मेटल को अलग किया जाता है। आगे क्या दिया हुआ है, जैसे कि मरकरी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द और दैट इज कॉल्ड द साइनाबर। ओके, साइना जो मरकरी है जो कि एक तरीके का लिक्विड मेटल है, वो आपको इजीली और इस तरीके से आसानी से नहीं मिल जाता, जितना वो अच्छा दिखता है, जितना साफ सुथरा वह दिखता है कि लिक्विड फॉर्म पे है। उसमें साइनेबार रहता है। साइनेबार क्या HgS है और इसको हम हीटिंग करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस पर हीट करते हैं, और जैसे ये हीट होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में तो फर्स्ट कन्वर्ट इनटू द मर्क्यूरिक ऑक्साइड, तो फर्स्ट लेवल में यह मर्क्यूरिक ऑक्साइड में बदलता है, जो कि ये दिया हुआ है। फर्स्ट हीटिंग के बाद ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड में बदलता है, देन मर्क्यूरिक ऑक्साइड को फिर से हीट किया जाता है जिससे मर्क्यूरी को रिड्यूस कर ली जाती है। तो यहाँ आप देखोगे दैट इज द सिनाबार, ओके, दैट इज द HgS सिनाबार। जब हम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करें, हीट करता है, दर्शाए, तो ये हमारा HgO दैट मीन्स मर्क्यूरी ऑक्साइड में बदल जाता है और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। जो मर्क्यूरी ऑक्साइड है उसको फिर से हीट किया जाए तो Hg अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाती है, और इस तरीके से हमें मर्क्यूरी मिल पाता है। ओके, तो सिंपल मेथड था मर्क्यूरी को अलग करने का। कॉपर को किस तरीके से ऑब्टेन किया जाता है, सल्फाइड और से, सल्फाइड और मतलब उसका जो कॉपर है आपका सल्फाइड के साथ में देखने को मिलता है, उसको अलग करने के लिए अपन लोग हीट करते हैं, दैट मीन्स हीट की जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। कैसे, ये है कॉपर सल्फाइड को रिएक्ट करिए ऑक्सीजन के साथ में, हीट के साथ दीजिए तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा और सल्फर डाइऑक्साइड बनकर तैयार हो जाएगा। जो कॉपर ऑक्साइड बना है उसको फिर से आप लीजिए कॉपर सल्फाइड के साथ में, जब रिएक्ट करोगे तो कॉपर अलग हो जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा, और इस तरीके से आप लोग सल्फर और मर्क्यूरी को अलग कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे। ये क्या है, द गुड एक्सट्रैक्शन मेथड ऑफ मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, मतलब ऐसे मेटल जिनकी जो मीडियम रिएक्टिविटी सीरीज होती है तो उनको किस तरीके से हम अलग करना है उसके बारे में बच्चों। मेटल इन द मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज लाइक अ जिंक, और जो मीडियम रिएक्टिविटी वाले जो मेटल है जिसमें शामिल है आपका जिंक, आयरन, लेड आर फाउंड इन द ऑक्साइड, सल्फाइड, ओके, और कार्बोनेट। और ये किस फॉर्म पे पाए जाते हैं तीनों, ऑक्साइड के फॉर्म पर पाए जाते हैं, सल्फाइड के फॉर्म पर पाए जाते हैं और कार्बोनेट के फॉर्म पर पाए जाते हैं। तो इनको ऑब्टेन करने के लिए, ऑब्टेन मेटल फ्रॉम द ऑक्साइड देन फ्रॉम देयर सल्फाइड और कार्बोनेट से अलग करने के लिए हम लोग किस मेथड का यूज़ करते हैं। सो नॉन ऑक्साइड और ऐसे और जिनमें ऑक्साइड नहीं होते, कन्वर्टेड इनटू द ऑक्साइड बिफोर रेडिक्शन, रेडिक्शन से पहले उसको ऑक्साइड में बदला जाता है, और नॉन ऑक्साइड और कैन बी कन्वर्टेड इनटू द ऑक्साइड फ्रॉम द रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। जबकि ऑक्साइड वाले जो और रहते हैं, नॉन ऑक्साइड वाले जो और रहते हैं, उनको बदला जाता है पहले ऑक्साइड में बाय द हेल्प ऑफ द रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन प्रोसेस। रोस्टिंग में क्या है, रोस्टिंग में किस तरीके से प्रोसेस अपनाई जाती है, रोस्टिंग इज अ हीटिंग ऑफ और जो और है, दैट मीन्स किसी भी पर्टिकुलर जैसे जिंक को निकालना है, तो जिंक जो है प्योर नहीं मिलता, ये किसी इम्प्योरिटीज के साथ मिलेंगे, जैसे जिंक किसके साथ में, जिंक सल्फाइड के साथ में। तो इसको अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के बेसिस पर। इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट द सल्फाइड और इस किसको बदल देता है, सल्फाइड और को किस में बदल देता है, ऑक्साइड में बदल देता है। कैसे, जैसे हो गया ये, दैट इज द जिंक सल्फाइड, ये हमें मिलता है अर्थ क्रस्ट से, जिंक सल्फाइड, उसको हमें अलग करना है। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको गर्म करिए तो जिंक ऑक्साइड बनेगा और सल्फर डाइऑक्साइड अलग निकल जाएगी। ओके, जब सल्फर डाइऑक्साइड निकल जाएगी तो इसको फिर से लीजिए, जिंक को, ऑक्साइड को प्लस ऑक्सीजन, फिर किसके साथ में रिएक्ट करना है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर के साथ में रिएक्ट कर देते तो सल्फर डाइऑक्साइड वो अलग निकल जाएगा और आपका जिंक अलग हो जाएगा। बात समझ में आई? ओके, चलिए। और यदि ऐसा नहीं होता तो ये इसको इस मेथड से भी लिख सकते हैं कि आपका जिंक ऑक्साइड यदि रिएक्ट करेगा टू जिंक, तो ये आपका रिएक्ट करेगा, हीट कर दीजिए तो जिंक अलग हो जाएगा, टू जिंक प्लस O2 अलग हो जाती है। ओके, तो जिंक आपको प्योरिफिकेशन का कुछ इस तरीके से मेथड अपनाते हैं। नेक्स्ट क्या है बच्चों, हमने रोस्टिंग को समझ लिया। रोस्टिंग में क्या होता है कि जिंक सल्फाइड को गर्म किया जाता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो जिंक ऑक्साइड बनता है और सल्फर डाइऑक्साइड बनती है। कैल्सिनेशन प्रोसेस कब अपनाएंगे अपन लोग,
इज हीटिंग ऑफ और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कैल्सिनेशन पे हमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती हीट देते टाइम या रिएक्शन को कंप्लीट करते टाइम। ओके, इट इज़ यूज टू कन्वर्ट द सल्फाइड और, ये सल्फाइड और को ऑक्साइड और में बदलने के लिए इस प्रोसेस का यूज किया जाता है, जैसे जिंक कार्बोनेट। ओके, अब कैल्सिनेशन में क्या है, कैल्सिनेशन पे किसी भी मेटल के साथ में कार्बोनेट शामिल रहेगा बच्चों, और सल्फाइड और का क्या मतलब, रोस्टिंग का। रोस्टिंग तब प्रोसेस अपन लोग अपनाते हैं जब किसी मेटल के साथ में सल्फाइड मिला रहे, सल्फर मिला रहे। ओके, जबकि कार्बोनेट मिला रहे तो अपन लोग कैल्सिनेशन मेथड अपनाएंगे। तो जिंक के साथ में क्या मिला हुआ है, कार्बोनेट। हीट दोगे तो जिंक ऑक्साइड और CO2 गैस बनेगा, और जिंक ऑक्साइड को फिर से इधर से ले लीजिए और कार्बन के साथ में जब रिएक्ट करोगे तो जिंक अलग हो जाएगा और CO दैट मीन्स कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाएगी। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। That is the thermite reaction. Sometime reactive metal like a sodium, calcium, aluminum, etc. are used to reduce agent to obtain metal from their oxide. Okay, तो कुछ मेटल है जैसे सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, एल्यूमिनियम है, इनके जो ऑक्साइड है इनको रिड्यूस किया जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर यूज़ किया जाता है ताकि जो मेटल है वो अलग किया जा सकते हैं मेटल ऑक्साइड से। तो सिंपल सा मतलब देख लीजिए, MnG मैग्नीज डाइऑक्साइड को यदि हम एल्यूमिनियम के साथ में रिएक्ट करेंगे, क्योंकि एल्यूमिनियम हम ले सकते हैं बोला हुआ, देखो एल्यूमिनियम के साथ में रिएक्ट करेंगे तो ये Mn अलग हो जाएगा और एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड अलग हो जाएगी हीट में। ओके, तो ये प्रोसेस इस तरीके से अपनाई जाती है और इस प्रोसेस को अपन लोग थर्माइट रिएक्शन भी बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे। ओके, सो दैट इज़ द थर्माइट वॉल्ट। किस तरीके से थर्माइट वॉल्ट का यूज़ किया जाता है रेलवे ट्रैक को कंप्लीट करने के लिए, रेलवे जो पटरी रहते हैं उनको कंप्लीट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। ओके, दैट इज़ अ इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन पे आपको ये कटा हुआ हिस्सा है, बाकी समझ सकते हो कैसा है। एक अपन लोग जो है कॉपर का एक सोडियम वाला प्लेट लेते हैं और एक क्लोरीन, नहीं ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस में मैं आपको बाद में बताता हूँ इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस होता क्या है, देख लीजिए। फिर भी मेटल आर द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज, मतलब ऐसे मेटल जो कि रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत हाई रैंकिंग रखते हैं, जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और एल्यूमिनियम, इनको ऑब्टेन नहीं किया जा सकता इनके और से सिंपल मेथड के द्वारा कि हीट कर दिए और इनसे हमें आसानी से ये मिल जाए। ओके, हीटिंग के साथ में नहीं किया जा सकता। दे आर ऑप्टेंट, इनको ऑब्टेन करने के लिए हमें इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन का यूज़ करना पड़ता है। इलेक्ट्रोलाइटिक का मतलब होता है करंट का यूज़ करके मेटल को अलग करना, सेपरेट करना। ओके, ऑफ देयर मोल्टेन क्लोराइड, मोल्टेन क्लोराइड से अलग कर दिया जाता है। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द मोल्टेन सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन पर जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तब क्या होते है बच्चों, सोडियम मेटल इज अ डिपॉजिट एट द कैथोड, जो सोडियम मेटल है उसको डिपॉजिट हो जाते हैं कैथोड में। ओके, कैथोड में डिपॉजिट हो जाते हैं। एंड क्लोरीन गैस इज डिपॉजिट एट द एनोड, जबकि क्लोरीन गैस है कहाँ डिपॉजिट होने लगती है, एनोड में। ओके, सो कैथोड इज द सोडियम प्लस और इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और सोडियम बनाएगा, जबकि एनोड में क्या होगी, एनोड में जो है क्लोरीन जो है माइनस के साथ में ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और क्या बन जाएगा, सिंपल क्लोरीन, और ये क्लोरीन के साथ में माइनस आयन बनाएगा। ये सिंपल क्लोरीन बनेगा, ये जुड़ेंगे ना, सिंपल क्लोरीन बनेगा और इसको आप लोग क्लोरीन गैस कह सकते हो। ये कुछ इस मेथड के तरीके से हैं। आगे बढ़ते हैं। दैट इज द इलेक्ट्रोलाइसिस का दूसरा प्रोसेस है, एक एम्प्योर कॉपर है, दैट इज अ एम्प्योर कॉपर, और ये होता है आपका प्योर कॉपर। जैसे ही आप इसमें से हीट देते हो तब क्या होती है, देखिए, इन दिस इलेक्ट्रो रिफाइनरी द कॉपर ब्लैक ऑफ एम्प्योर कॉपर इज मेड द एनोड, जो एम्प्योर कॉपर है वह एनोड बनाई जाती है, ये हो गया, और जो प्योर कॉपर है वह उसको हम कैथोड बनाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं। क्या होगा, एनोड एंड थिन शीट ऑफ द प्योर कॉपर इज मेड द कैथोड, द इलेक्ट्रिसिटी इज एसिडिफाइड, जो इलेक्ट्रिसिटी है इलेक्ट्रोलाइटिक है, दैट मीन्स ये सोल्यूशन कैसे होने चाहिए, एसिडिफाई होने चाहिए, एक तरीके का एसिड से बना हुआ होना चाहिए, दैट इज अ कॉपर सल्फेट का बना हुआ सोल्यूशन हो। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास, जब इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक से, दैट मीन्स इससे, तो प्योर कॉपर फ्रॉम द एनोड, जो एनोड जो बना हुआ है, दैट मीन्स एनोड जो प्योर कॉपर है उसके दैट मीन्स इसमें इनप्योर है ये, तो प्योर कॉपर इसमें क्या होते हैं, रिलीज होते हैं और इलेक्ट्रोलाइटिक में जाकर के मिल जाते हैं, और इलेक्ट्रोलाइटिक में यहाँ से इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और ये इलेक्ट्रॉन जाकर के इसमें डिपॉजिट होते जाते हैं। इसके बेसिस पर अपन लोग इम्प्योर कॉपर को प्योर कॉपर में बदल देते हैं और इस प्रोसेस को अपन लोग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनरी प्रोसेस भी बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे। सो एयर मॉइस्चर एंड द नेसेसरी फॉर द रोस्टिंग। ओके, आगे बढ़ेंगे इसको। ओके, कोरेजन, कोरेजन के बारे में आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जब कभी भी कोई मेटल है वह एयर के कांटेक्ट में आता है
और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो अपने आप के कलर को कन्वर्ट कर लेता है, ब्राउन कर लेता है, जिसको हम लोहे में जंग लगना भी बोलते हैं। ओके, और इसको ख़त्म करने के लिए अपन अलग अलग प्रोसेस अपनाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो अप्लाइंग ऑयल और ग्रीस, हमें मेटल के चारों ओर ऑयल लगा देना चाहिए, ग्रीस लगा देनी चाहिए, पेंट कर देनी चाहिए, गैल्वेनेशन प्रोसेस कर देनी चाहिए, कोटिंग कर देनी चाहिए जिंक का, बाय टिनिंग, कोटिंग विद द टिन का कर देना चाहिए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देनी चाहिए, एक मेटल पर दूसरे मेटल की प्लेट लगा देना, और बाय एलॉइंग मतलब उसको मिश्र धातु बना दें। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलो? एलोस का मतलब होता है बच्चों, इसमें दिक्कत नहीं जानी चाहिए, एलोस का मतलब होता है मिश्र धातु, मतलब एक सिंपल मेटल उसके साथ में दूसरा मेटल मिला दिया जाए तो उसको हम मिश्र धातु बोलते हैं। और इसके लिए बेस्ट एग्जांपल मैं आपका ले सकता हूँ गोल्ड का, दैट मीन्स AU। AU जो है 24 कैरेट में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, और जब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है तो उसको मजबूती लाने के लिए अपन लोग कॉपर जैसे जो मेटल है उसको मिक्स कर दे ताकि इसमें मजबूती आ जाए, और ये दोनों मिला करके एक तरीके की 22 का इज इक्वल टू 24, इस रेशियो में ये कंबाइन होते हैं और हार्ड जो ज्वेलरीज है उसको हार्डनेस प्रोवाइड करवाते हैं। ओके, तो ये मिश्र धातु का बेस्ट एग्जांपल हो सकता है। एक एलो इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ द मेटल विद द अदर मेटल, एक होमोजेनस मिक्सचर है एक मेटल का दूसरे मेटल के साथ में। जैसे स्टील बनाने के लिए अपन लोग आयरन और कार्बन का यूज़ करते हैं, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए अपन लोग आयरन का यूज़ करते हैं, कार्बन का यूज़ करते हैं, कोबाल्ट और निकल का यूज़ करते हैं। ब्रास बनाने के लिए अपन लोग कॉपर और जिंक का यूज़ करते हैं। ब्रॉन्ज बनाने के लिए अपन लोग कॉपर और टिन का यूज़ करते हैं। सोल्ड दैट मीन्स हो गया, ये काफ़ी है। ओके, चलो आगे बढ़ेंगे। ओके, ये आपका चैप्टर ये लास्ट था। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक आप खुश रहिए, सलामत रहिए। थैंक यू सो मच गाइस।